हेलो बच्चों। तो जो अगला टॉपिक हमारे पास है, आप देख रहे हो, दैट इज द नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी, देखो ऐसा है कि आधुनिक जीवन में हम जो बदलाव देख रहे हैं अपनी हेल्थ, खास तौर पे हमारी जो हेल्थ के साथ जो हमारी स्थिति, हेल्थ स्थिति मतलब मैं बताऊं आपको, अगर कहूं कि आज से चलो 100 साल या 150 साल का समय मान लें, तो 1900 से पहले यानी आज से करीब करीब 120 साल पहले पूरे दुनिया में जो औसत आयु थी वो कितनी मानी जाती थी? वो औसत आयु जो थी वो लगभग लगभग 50 साल मानी जाती थी। और आज की डेट में ये कुछ 70 के करीब आ चुकी है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई इंसान आज से 100 सवा 100 साल पहले 50 साल का होता था तो ये मोटे तौर पे मान लेता था कि ये अपनी पूरी आयु जी चुका है। और अब उसके मरने पर कोई ये नहीं कहता था कि अरे 50 साल में ही मर गया। ये तो था कि हाँ चलो ठीक है, ये मतलब एक उस तरह की मान्यता थी। आज की डेट में ये मान्यता शायद 70 से 80 या इसके करीब है। तो ये जो शिफ्ट आया है, कैसे आया है? हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में आया है, हमारी मेडिकल में ग्रोथ की वजह से आया। हमने अच्छी दवाइयाँ बनानी सीख ली हैं, हमने अच्छे तरह से बीमारियों का इलाज करना सीख लिया। अभी हाल में जो कोरोना फैला था तो हमें बहुत सारा रेफ़रेंस दिया जा रहा था कि आज से 100 साल पहले ये हुआ था, न्यूटन के ज़माने में ऐसा कुछ हुआ था। तो हमने काफ़ी हद तक ग्रो किया है। चलो वो अगर ग्रोथ नहीं मा उसको चलो आप चलो कोई बात नहीं, वो तो एक बहुत ही स्पेसिफ़िक चीज़ हो गई। आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में देखो, आज से 70 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में नहीं के बराबर थी, उस तरह से नहीं थी जितनी आज है। तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएँ थी। हम बहुत सारा काम मैनुअल करते थे। आज जब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो गई है कि आप इस तरह से पढ़ पा रहे हो, मैं इस तरह से पढ़ा पा रहा हूँ, और ये सारा कुछ कंप्यूटर, ऑटोमेशन, ये सब कुछ चल रहा है। ये सब क्या है? ये सब किस तरह की ग्रोथ है? ये ग्रोथ है, ये भी नैनो टेक्नोलॉजी का ही एक ग्रोथ है। हमने स्मॉल स्केल के ऑब्जेक्ट बनाने सीख लिए। हमने बहुत छोटी-सी चिप बनानी सीख ली है सेमीकंडक्टर की, जिसके अंदर इतनी क्षमताएँ हैं कि वो बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिग्नल का कर सकता है, इन्फॉर्मेशन कर सकता है, सैटेलाइट ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कुछ है जो चल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नैनो साइंस एक ऐसी ब्रांच है जो कि अभी भी दुनिया में इवॉल्व हो रही है, अभी भी वो लगातार बढ़ रही है। वो ऐसा नहीं कि वो रुक चुकी है, उसमें ग्रोथ एक तरह से स्टेशनरी स्टेट आ चुकी है, नहीं, ये ऐसी है जो अभी भी एक्स्पोनेंशियली ग्रो कर रही है। तो चूँकि हमारा जो सिलेबस है हम उसके दायरे में रहकर बात करते हो, एक इंजीनियर के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, चूँकि ये आने वाले भविष्य है और आप उसी भविष्य के लिए तैयार हो रहे हो। देखो यहाँ पे लिखा है कि द नैनो मीन्स 1 बिलियंथ, दैट इज़ 1 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। अगर मैं कुछ बात करूँ तो जैसे 1 मीटर है, उसका 1000 गुना होता है 10 टू पावर माइनस 3 यानी कि मिलीमीटर। उसका 1000 गुना छोटा होता है 10 टू पावर माइनस 6 यानी कि माइक्रोमीटर, और उसका 1000 गुना छोटा होता है 10 टू पावर माइनस 9 यानी कि नैनोमीटर। तो अगर मीटर को 1000 गुना छोटा करिए, फिर उसको 1000 गुना छोटा करिए, फिर उसको 1000 गुना छोटा करिए, तब जाकर के आप एक नैनोमीटर पे पहुँचते हो। अच्छा, ऐसा है कि ऐसा आज की डेट में अगर आप नैनो साइंस के बारे में जब बात करते हो, तो आपको शायद ये कोट मिले कि फेनमैन ने, रिचर्ड फिलिप फेनमैन नोबेल लॉरेट जो रहे हैं, उन्होंने एक टॉक दिया था कि देयर इज़ प्लेनिटी ऑफ रूम एट द बॉटम। 1959 में आई थिंक उन्होंने कैलटेक में, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में टॉक दिया था। लेकिन ये टॉक उस समय उतना फ़ेमस नहीं हुआ जितना उसके बाद ये फ़ेमस हो पाया। क्योंकि 1959 में ही उन्होंने टॉक दिया, कुछ लोगों ने इसको सुना, कुछ लोगों ने उसको डॉक्यूमेंट किया। फिर 1961 में आई थिंक एक बुक पब्लिश हुई थी मिनिएचराइज़ेशन के ऊपर, शुरुआती बुक थी, चीज़ों को कैसे हम छोटा कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो उस बुक के आखिर में आई थिंक आखिरी चैप्टर था या अपेंडिक्स था, उसमें इस लेक्चर का ज़िक्र था, इस लेक्चर की बातें उसमें लिखी थी। उस किताब के बाद से लोगों ने जाना कि अच्छा, फेनमैन ने कैलटेक में एक लेक्चर दिया था, उसका टाइटल ये था। उसके बाद फिर इस किताब को पॉपुलर होने के बाद फिर और किताबें लिखी गई। 1964 में एक किताबें आई, उसमें इसी लेक्चर का ज़िक्र हुआ, लेकिन थोड़ा-सा बदले हुए फ़ॉर्म में। तो आज की डेट में अगर आप अब उसके बाद जब नैनो टेक्नोलॉजी ग्रो होना शुरू हुई, तो लोगों ने उसका इतिहास ढूँढना शुरू किया, तो किसने पहले बात की थी, कब बात हुई थी। तो उस चक्कर में फिर इस लेक्चर को बार-बार कोट किया जाने लगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर इसका मैन्युस्क्रिप्ट आप पढ़ें, तो उसमें फेनमैन जो होते हैं, वो ये बात कह रहे हैं
कि जितना ही इसका मतलब ही यही है, प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम का मतलब है, बॉटम मतलब होता है बहुत ही स्मॉल स्केल पे अगर आप जाएँ, तो स्मॉल स्केल पे जाने पर आपको बहुत सारी ऐसी रिजीम मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी जहाँ आप सीधे न्यूटन के लॉ नहीं अप्लाई कर सकते, जहाँ आप सीधे रिलेटिविटी को नहीं अप्लाई कर सकते, आप सीधे थर्मोडायनामिकल रूल सीधे डायरेक्टली उस तरह से नहीं अप्लाई कर सकते हैं। या तो वो रूल चेंज ही हो जाते हैं या अच्छे खासे मॉडिफिकेशन उसमें हो जाता है। आप फेज रूल सॉलिड, जैसे एक अगर आप मैं कहूँ कि आपके पास एक सॉलिड का ठोस टुकड़ा है और इसको हम अगर नैनो लेवल पहुँच जाए, इसको पाउडर फॉर्म में कर दें या इसको लिक्विड फॉर्म में कर दें, घोट मतलब इसको घोल दें या कुछ जेल बना दें, तो उस लेवल पर इसका जो बिहेवियर होगा वो चेंज हो चुका होगा एक सॉलिड फेज की तुलना में। आपके पास एक पत्थर है, बड़ा सा टुकड़ा है और जब उसको छोटे लेवल पहुंच गया है, अगर सोना है, सोने का एक बड़ा टुकड़ा है और सोने के नैनो पार्टिकल हैं, तो नैनो पार्टिकल और उस टुकड़े में फिजिक्स में, उसकी केमिस्ट्री में, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में काफ़ी बदलाव हो चुके होंगे। तो ये सारे बदलाव एक्सप्लोर करने हैं। तो फेनमैन एक तरह से उस समय के जो वैज्ञानिक थे उनको ये मोटिवेट कर रहे थे कि देखो ऐसा है, अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके बातें करोगे तो आप देखोगे वहाँ ऐसा बहुत कुछ है, वहाँ ऐसा बहुत कुछ है जो मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली क्योंकि फेनमैन एक क्वांटम फिजिसिस्ट रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में उनकी पकड़ रही है, तो वो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़िए, क्वांटम मैकेनिक्स को प्रमोट कर रहे थे। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जब डेवलप हुई थी तो उसका जो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर था कि वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे काम करता है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है, तो ये सारी चीज़ें उस ज़माने में लोगों को थोड़ा-सा हिचक रहे थे इस ब्रांच को यूज़ करने में। और क्वांटम मैकेनिक्स का इतिहास देखें तो आइंस्टीन ने एक ईपीआर पैराडॉक्स उससे पहले उन्होंने बताया था और जिस पे लेकर के उनकी बोहर के साथ बहस चल रही थी। तो होता है ना कि जब कुछ बड़े लोग किसी तरह की बहस में इन्वॉल्व होते हैं, तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो जनरली उस पूरे विषय को बड़े ही डाउट की दृष्टि से देखते हैं कि अभी देखते हैं क्या होता है, बड़े-बड़े लोग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही। तो उस ज़माने में ये लेक्चर जो था 1959, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। तो उस ज़माने में जो ये लेक्चर हुआ था वो एक तरह से क्वांटम मैकेनिक्स को प्रमोट कराने का था, लेकिन आज की डेट में हम उससे ऐसा देखते हैं कि उसने नैनो साइंस की तरफ लोगों को एक तरह से प्रमोट किया था। तो ही प्रपोज्ड दैट एट 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर स्केल द फिजिक्स गेट मॉडिफाइड। वो फिजिसिस्ट रहे थे वो, तो खास तौर पे उन्होंने ये रिजीम दी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही रिजीम हमारी नैनो साइंस की भी है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो 1 नैनोमीटर का है यानी 10 टू पावर माइनस 9 मीटर का है या 100 नैनोमीटर यानी 10 टू पावर माइनस 7 मीटर का है, तो 10 टू पावर माइनस 7 से 10 टू पावर माइनस 9 तक की जो रिजीम होती है, इस रेंज में जो ऑब्जेक्ट होंगे, जो स्ट्रक्चर होंगे, उनको हम नैनो साइंस में स्टडी करेंगे। जैसे ही आप 10 टू पावर माइनस 7 से बड़े हुए यानी 10 टू पावर माइनस 6 पे हुए, तो ये माइक्रोमीटर की हो गई और फिर इसके लिए कुछ मीज़ो फिजिक्स करके कुछ है हमारे सामने डिस्कशन जिसको कि हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कि फेनमैन का लेक्चर था। अब जो नैनो साइंस है, दिस ब्रांच डील्स विद द डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द नैनो स्ट्रक्चर डिवाइसेस लाइक डिवाइस एट द मॉलिक्यूलर लेवल। तो नैनो साइंस में, नैनो टेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हम इस बहुत ही छोटे लेवल के जो ऑब्जेक्ट है उनको कैसे डिज़ाइन करें, उनको कैसे मैन्युफैक्चर करें, उनको कैसे सिंथेसिस करें, उनका कैरेक्टराइजेशन कैसे करें और फिर उनको अप्लाई कैसे करें। To understand the behavior of object at nanoscale, new kind of laws develop in physical world, chemical world, electrical world, biological sciences, मतलब हर तरफ इसका विकास हुआ। माइक्रो लेवल पर आप जो वायरस वगैरह देखते हैं ये सब माइक्रो लेवल के ऑब्जेक्ट हैं। उनकी एनालिसिस, डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए के अंदर की एनालिसिस, ये सब हमारी बहुत ही लो डायमेंशन के ऑब्जेक्ट की एनालिसिस हैं। तो nanotechnology is the field of applied science and the technology that deals with the fabrication of devices at the range of 1 to 10 nanometer। तो नैनो साइंस में तो बायोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल सब साइंस आ जाते हैं, रूल्स की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, लेकिन जब हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं तो हम उन रूल्स को यूज करके उसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं कि ठीक है, आप कहते हो कि इस अप्रोच के थ्रू हम नैनो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी कहती है चलिए बना लिया, अब
उसमें चैलेंजेस क्या है, उसको बनाने में चैलेंजेस क्या है, उस बनाने के प्रोसेस की एफिशिएंसी कैसे हम चेंज कर सकते हैं, उस बनाने वाली प्रोसेस से हम कैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे चीज़ों को ला करके एक लार्ज स्केल में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हम नैनो टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर अगला टॉपिक आपके पास है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट को बहुत छोटा कर देते हैं, नैनो स्केल कर देते हैं, तो क्या-क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके बारे में देखते हैं। एट नैनो लेवल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंडेंट ऑन द साइज़ ऑफ मटेरियल, क्योंकि हमने ये देखा कि बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती है मटेरियल की जो कि उनके साइज़ पे डिपेंड करती है। आप साइज़ को चेंज करो, उनकी प्रॉपर्टी पे उसका असर पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है एट नैनो स्केल द सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम रेशियो इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। अब ये क्या है, चलो मान लो हमारे पास कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल बल्क ऑब्जेक्ट है या स्फेरिकल नैनो ऑब्जेक्ट भी मान लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो इसका कुछ आर होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसका जो ये सरफेस है, इस सरफेस का भी कुछ एरिया होगा जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इसके सरफेस एरिया को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। हम क्यूब के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, हम कोई भी रैंडम शेप के साथ ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्फेरिकली ही ज़रूरी है, लेकिन बस इतना है कि इससे हमारा एक सिंपलीफिकेशन हो जाता है, क्योंकि रेशियो एरिया अपॉन वॉल्यूम हमेशा 1/r पे डिपेंड करेगा। सरफेस एरिया है 4/r स्क्वायर, ये है 4/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व करोगे आएगा 3/r। तो सरफेस टू वॉल्यूम जो रेशियो है वो 1/r पे डिपेंड करता है। सही बात है, डिपेंड करेगा ही। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि जैसे जैसे r जीरो की तरफ आएगा, ये सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है ये शूट अप करेगा, ये बढ़ना शुरू होगा। तो जैसे जैसे r घटना शुरू करेगा वैसे वैसे ये रेशियो बढ़ना शुरू करेगा। तो एज साइज रिड्यूसेस यानी r टेंड टू जीरो, दिस रेशियो ऑल्सो इंक्रीजेज। ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा। और इन केस ऑफ बल्क मटेरियल दिस रेशियो इज स्मॉल बट फॉर नैनो दिस इज लार्ज। अगर कोई साइज बल्क बल्क का मतलब होता है बड़े साइज का है, तो बड़े साइज का है तो ये तो रेशियो आपका छोटा होगा क्योंकि आर बड़ा ले रहे हो। लेकिन अगर आप नैनो लेवल पे हो, आर नैनो लेवल का है, तो ये रेशियो बहुत बड़ा हो जाएगा और जिसकी वजह से इसका एक बहुत अच्छा खासा असर दिखाई पड़ेगा केमिकल प्रॉपर्टी के लिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी के लिए, स्ट्रेंथ वगैरह में सब में। जैसे हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन द नैनो पार्टिकल, द नैनो पार्टिकल्स अपीयर डिफरेंट इन कलर। होता क्या है कि जैसे अगर आपने मान लीजिए आपने एक सोल्यूशन लिया और उस सोल्यूशन में आपने कोई नैनो पार्टिकल घोल दिया, सपोज हमने गोल्ड का नैनो पार्टिकल एक सोल्यूशन में घोल दिया तो हमारे पास सोल्यूशन बन गया है। अब हमने उस नैनो पार्टिकल का साइज रखा है सपोज 50 नैनोमीटर, पार्टिकल है 50 नैनोमीटर के। वो जो सोल्यूशन बना जिसमें 50 नैनोमीटर पार्टिकल घुले हैं, मतलब बहुत सारे पार्टिकल हैं जिनकी औसत डायमेंशन 50 नैनोमीटर है, तो जब आप उसको उसके ऊपर आपने एक अल्ट्रा वायलेट रे मारी या कोई नॉर्मल लाइट भेजी, विजिबल लाइट भेजी, तो आपको पता चला वो सोल्यूशन कैसा दिख रहा है, वो सोल्यूशन गाढ़ा पीला दिख रहा है। फिर आपने क्या किया, वही लाइट रखा, वो एक वही सोल्यूशन लिया लेकिन आपकी बार पार्टिकल 50 नैनोमीटर से बढ़ा करके आपने 70 नैनोमीटर कर दिए। तो द मोमेंट आपने उसका साइज बढ़ाया तो उसी लाइट में, उसी सिचुएशन में अब वो सॉल्यूशन गाढ़ा पीला दिख करके गाढ़ा लाल दिख रहा है। फिर ऐसी सिचुएशन का साइज थोड़ा चेंज किया तो आपने देखा कि उसका जो अपीयरेंस है वो गाढ़ा हरा हो रहा है। यानी कि सेम लाइट, सेम मटेरियल, केवल नैनो पार्टिकल के साइज आपने चेंज कर दिया और उसकी वजह से आपको जो अपीयरेंस है, जो वो स्कैटरिंग कर रहा है कलर वेवलेंथ, उसमें आपको बदलाव दिखे। और ये जो प्रॉपर्टी है या ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसने पूरी एक नई ब्रांच खड़ी कर दी है जिसको हम कहते हैं नैनो फोटोनिक्स। बहुत ही बड़ी ब्रांच है आज की डेट में। चाहे दुनिया इम्पीरियल इम्पीरियल कॉलेज लंदन है और सेंट एंड्रयूज वगैरह, ये सब जो बड़ी बड़ी जगहें हैं वहाँ पर इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, नैनो ऑप्टिक्स के ऊपर, नैनो फोटोनिक्स के ऊपर। तो एग्जाम्पल है कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज द गोल्ड पार्टिकल अपीयर्स ऑरेंज, रेड, ग्रीनिश और पर्पल। वही जो मैं बता रहा था गोल्ड पार्टिकल है, तो वो उसी लाइट में, उसी सिचुएशन में गोल्ड ही लिया लेकिन वो
अलग अलग कलर का दिखाई पड़ता है। थर्मल प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे एक नैनो गोल्ड पार्टिकल, नैनो मतलब वही है 1 से 100 नैनोमीटर वाली बात कर रहे हैं। तो अगर एक नैनो गोल्ड पार्टिकल क्लस्टर है जिसका कि आकार कुछ 300 एंगस्ट्रॉम है। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि 300 इंटू 10⁻⁻10, इसका मतलब है कि 30 इंटू 10⁻⁻10 यानी कि 30 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि अगर एक गोल्ड पार्टिकल है, क्लस्टर मतलब उनका एक समूह है और उसका साइज है 30 नैनोमीटर, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो करीब 1200 केल्विन होगा। तो आपके पास अगर एक क्लस्टर, एक गुच्छा है गोल्ड नैनो पार्टिकल का, जिन पार्टिकल की जो साइज है वो 30 नैनोमीटर है, तो उसको जब आप मेल्ट करोगे, उसको डिसेंबल करोगे, तो आपको 1200 केल्विन तक का टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसका साइज 20 नैनोमीटर कर दिया, 200 एंगस्ट्रॉम मतलब 20 नैनोमीटर कर दिया, तो पार्टिकल आपने और छोटे कर दिए, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घट करके 800 केल्विन हो सकता है। तो सेम गोल्ड मटेरियल है, क्लस्टर है, लेकिन पार्टिकल साइज जब ज़्यादा होता है यानी 30 नैनोमीटर है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन अगर पार्टिकल का साइज कम कर दिया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी असर उसका बदल गया है। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं that higher temperature due to large thermal vibration the symmetry of nano particles break down। तो जो क्लस्टर बनता है, उस क्लस्टर की स्टेबिलिटी की बात करें, जैसे हम हायर टेम्परेचर पे जाते हैं उनमें वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी सिमेट्री ब्रेक हो जाती है। और एट लोअर टेम्परेचर सुपर प्लास्टिसिटी अकर व्हेन द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल रिड्यूसेस। तो अगर आप कम टेम्परेचर कर रहे हो, उस क्लस्टर को कम टेम्परेचर पे कर रहे हो, उसके साइज छोटे कर रहे हो, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर जो प्लास्टिक बिहेवियर है, प्लास्टिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। मे बी आप लोगों ने दो वर्ड पढ़े हो मैकेनिक्स में, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये होती है जब कोई ऑब्जेक्ट अपने शेप को, जब उसको बिगाड़ा जाए और जैसे फोर्स हटे वो कितनी जल्दी अपने शेप को वापस से प्राप्त कर लेता है, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने शेप को पाने का बिल्कुल प्रयास न करे, जैसा वो डिफॉर्म हुआ उसी अवस्था में ही बना रहे, तो उसे प्लास्टिक बिहेवियर कहते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत ही लोअर टेम्परेचर रिजीम में और लोअर साइज के केस में नैनो पार्टिकल सुपर प्लास्टिक बिहेवियर शो करते हैं। सॉलिड गोल्ड चेंजेस इट्स और इन लिक्विड गोल्ड। तो जैसे ही आप देखते हो कि सॉलिड गोल्ड चेंजेस टू लिक्विड गोल्ड, जब हम बल्क मटेरियल लेते हैं तो बल्क एक स्टेट में हमारा गोल्ड जो होता है वो सॉलिड में होता है, लेकिन जैसे उसको हम नैनो फॉर्म में ले जाते हैं तो उसका वो सॉलिड फॉर्म नहीं होता, बल्कि उसका एक लिक्विड फॉर्म हमारे सामने आ जाता है। तो लिक्विड फॉर्म में गोल्ड रहता है हमारे सामने। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें, देखो बहुत ही आश्चर्यजनक यहाँ पर आप देखते हो कि आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इनके बारे में आप सब जानते हो कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। मतलब ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें क्या मालूम है कि दो तीन तरह के हम मैग्नेटिक मटेरियल कैरेक्टराइजेशन करते हैं मोटे मोटे तौर पर। वो मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड की से अपोजिट भाग है उनको डायामैग्नेटिक कहते हैं। जैसे आप सुपर कंडक्टर में हम लोगों ने देखा है कि सुपर कंडक्टर्स डायामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि जैसे ही उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उनके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है जो बाहर से लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है। तो आपके पास डायामैग्नेटिक मटेरियल हो गए। एक होते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये अट्रैक्शन बहुत ही कमजोर होता है, इसीलिए हमें लगभग नहीं के बराबर दिखता है कि कोई अट्रैक्शन हो रहा है। जैसे लोहे की पिन है, उसकी तरफ चुंबक ले जाते हो आप तो लोहे की पिन साफ साफ उछल करके चुंबक पे चिपकती हुई दिखती है। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम है, पैरामैग्नेटिक है। तो सोडियम पोटेशियम जो पैरामैग्नेटिक है ये थ्योरेटिकली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट इतना कमजोर वो अट्रैक्शन होता है कि हमें सोडियम का टुकड़ा या पोटेशियम का टुकड़ा उसकी तरफ जाता हुआ दिखता नहीं है। लेकिन आयरन, कोबाल्ट, निकिल ये फेरोमैग्नेटिक है। तीसरी कैटेगरी है फेरोमैग्नेटिक। ये फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? चुंबक की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकिल आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इन बल्क, बट एट नैनो स्केल दे आर सुपर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इफेक्ट शो करना शुरू कर देते हैं, अपना फेरो इलेक्ट्रिक बिहेवियर ड्रॉप कर देते हैं जैसे वो नैनो स्केल साइज पे जाते हैं।
दूसरी तरफ सोडियम और पोटेशियम जो कि पैरामैग्नेटिक हैं, बल्क में नैनो लेवल पे जाते ही उनमें फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ जाती है। ये एक बड़ा ट्रांजिशन एक तरह से कह सकते हो। आते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स को एक तरह से लीड कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। As the material changes from bulk to nano, electrical conductivity and the band properties get modified। हम ये जानते हैं कि बैंड डायग्राम के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को शो करते हैं। तो जैसे कोई मटेरियल बल्क से नैनो की तरफ जाता है, उसकी जो कंडक्टिविटी है, उसके अंदर जो बैंड वाली प्रॉपर्टी है, वो चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे हमने देखा है कि हमारे पास सबसे प्यारे से सेमीकंडक्टर कौन सा है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो फोर्थ कॉलम में रहते हैं। तो एट नैनो स्केल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर नॉट सेमीकंडक्टर। मतलब द मोमेंट आप जर्मेनियम सिलिकॉन को नैनो लेवल पे ले जाते हो, उनको हम नैनो स्केल पे ले जाते हैं, तो अपनी सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी ड्रॉप कर देते हैं। इन मेटल्स एज द साइज रिड्यूसेस द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। मेटल्स जो कि कंडक्टर हैं, लेकिन जैसे जैसे मेटल का साइज हम छोटा करते जाते हैं, उनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, उनकी कंडक्टिविटी कम होती रहती है। Decrease in the size makes the band structure to discrete energy level structure। मतलब नॉर्मली हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और ये बैंड है तो इसका मतलब ये फुल्ली ऑक्यूपाइड है। ये फुल्ली ऑक्यूपाइड कर लो, बैंड है तो पूरा सॉलिड इस फॉर्म में दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही आप नैनो लेवल पे जाते हो, इनमें आपको डिस्क्रीटनेस दिखाई पड़ने लगती है, और आप इस डिस्क्रीटनेस को ऑब्जर्व करते हो। तो बल्क से नैनो की तरफ जाते हुए बैंड स्ट्रक्चर में हम इस तरह का डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इन मेटल्स एंड अलॉय द हार्डनेस एंड टफनेस इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल। आप जैसे जैसे नैनो पार्टिकल को के फॉर्म में जाते हो, तो वो जो क्लस्टर बनता है, उसकी जो हार्डनेस होती है, उसकी जो टफनेस होती है, वो इन्हांस कर जाती है। डक्टिलिटी एंड सुपर प्लास्टिसिटी आर इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, डक्टाइल होते हैं, सुपर प्लास्टिक नेचर के होते हैं। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी बढ़ती है जैसे जैसे हम साइज को घटाते हैं, यानी नैनो लेवल पे जाते हुए उसकी हार्डनेस बढ़ती है, उसकी टफनेस बढ़ती है, उसकी डक्टिलिटी बढ़ती है, उसकी सुपर प्लास्टिसिटी बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं। आयरन और निकल हार्डन विथ डिक्रीजिंग ग्रेन साइज। जैसे ग्रेन साइज मतलब वही पार्टिकल का साइज आप छोटा करते जाते हो, तो आयरन और निकल की जो हार्डनेस है वो बढ़ती है। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रांजिशन फ्रॉम बल्क टू नैनो रिड्यूसेस द इलास्टिक स्ट्रेंथ एंड इंक्रीजेस द प्लास्टिक बिहेवियर। तो इलास्टिक बिहेवियर का मतलब यही होता है ना कि कितना फ्लेक्सिबल है। जैसे आपने फोर्स लगाया, वो चेंज हुआ, और फोर्स हटाते ही वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में आ गया। दिस इज द इलास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर मतलब उस पर फोर्स लगा, और फोर्स लगने पे जो भी डिफॉर्मेशन हुआ, उसी डिफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर रहा है, भले आप फोर्स हटा लो तब भी। तो जैसे जैसे वो रफ हो रहा है, डक्टाइल हो रहा है, टफ हो रहा है, सुपर प्लास्टिक की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब कि नैनो लेवल पे जाते हुए आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि हमारा जो नैनो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो मटेरियल था, जो बल्क में था, उसने अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी छोड़नी शुरू की और प्लास्टिक प्रॉपर्टी अडॉप्ट करनी शुरू की। तो ये की पॉइंट हो सकता है जिसको कि आप जब एग्जाम में लिखें तो इसको बिल्कुल मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। अब वैसे ही ब्रिटल मटेरियल्स कैन बिकम डक्टाइल बाय रिड्यूसिंग देयर साइज। अनदर बोनस पॉइंट कि अगर आप जो मटेरियल वैसे ब्रिटल हैं, जैसे ही आप उनको उनका साइज छोटा करते हो तो उनमें डक्टिलिटी आ जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें आप कह सकते हो कि जो नैनो कैटलिस्ट हैव हाई डिग्री ऑफ डिस्पर्सन। आप अगर नैनो साइज के फॉर्म में कैटलिस्ट को यूज करते हो, तो वो कैटलिस्ट जो कि साइज में छोटे हैं, उनका ग्रेन साइज बहुत छोटा है, तो वो जिस मटेरियल में गए वहाँ अच्छी तरह से फैल जाते हैं, और फैल करके वो अपने कैटलिस्टिक जो उसके बिहेवियर है उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। कैटलिस्ट का मुख्य काम क्या है? मुख्य काम ये है कि वो किसी रिएक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन वो उस रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं उनके लिए एक्टिवेशन सेंटर बना देते हैं। तो कैटलिस्ट आर लाइक एक प्लेटफॉर्म होता है जो उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है जिसपे वो रिएक्शन फास्ट हो सके। तो प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन वो अपने ऊपर जो एक्टिवेशन सेंटर बनाता है उसको वो इन्वॉल्व करता है। एक तरह से एक्टिवेशन सेंटर थ्योरी की बात कर रहे हैं।
तो नैनो कैटलिस्ट जो होते हैं वो पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाते हैं, इस वजह से उनके कैटलिस्टिक जो बिहेवियर होता है बहुत अच्छे से काम करता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है इंक्रीज करता है, जैसे क्लस्टर साइज नैनो पार्टिकल का डिक्रीज करते हैं। Again, a very important fact, the reactivity of cluster depends on the cluster size. Some chemically inert bulk material become good chemical catalyst in the nano phase. तो reactivity जो होती है, cluster का मतलब again a collection of nano particles, तो जो रिएक्टिविटी है क्लस्टर की वो डिपेंड करती है क्लस्टर के साइज पर। कुछ केमिकली इनर्ट बल्क मटेरियल, मतलब ऐसे मटेरियल जो केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, वो भी बहुत अच्छे केमिकल कैटलिस्ट की तरह से काम करते हैं जब नैनो साइज पहुंचते हैं। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास ट्रांसपोर्ट इंक्रीजेस एज द पार्टिकल साइज डिक्रीजेस। जो हीट मास ट्रांसफर थ्योरी के लिए आप क्या समझ सकते हो, वो उस तरह से मास ट्रांसपोर्टेशन होता है केमिकल सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन के दौरान, वो और अच्छा हो जाता है जब हम नैनो लेवल पे पहुंचते हैं। अगर हम फैब्रिकेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट दीज नैनो पार्टिकल। क्या तरीके हैं नैनो पार्टिकल को क्रिएट करने के, नैनो सिस्टम को क्रिएट करने के। मान लीजिए हमें नैनो लेवल, नैनो साइज की फिल्म बनानी है, नैनो साइज के वायर बनाने, नैनो साइज की शीट बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ फैब्रिकेशन तरीके हैं और हम कुछ थोड़ा जेनेरिक तरीके से अप्रोच की बात करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू कैटेगराइज द सिंथेसिस ऑफ द नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल। नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल को आप कैसे बनाते हो, इसको अगर हम वर्गीकृत करना चाहें, इसको हम बांटना चाहें, तो हमारे सामने कुछ क्लासिफिकेशन के तरीके। एक तो फेज के आधार पर बांटे कि हम सॉलिड फॉर्म में नैनो मटेरियल्स बना रहे हैं या गैसियस फॉर्म में बना रहे हैं या लिक्विड फॉर्म में बना रहे हैं। और थोड़ा सा अगर हम कहें तो हम ये क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं कि हम उनको फिजिकल और केमिकल टाइप पे करें, लेकिन ज़्यादा एक जो सर्वमान्य अप्रोच है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज़ द कि हम नैनो पार्टिकल किस अप्रोच से बना रहे हैं, टॉप डाउन अप्रोच से बना रहे हैं या बॉटम अप अप्रोच से बना रहे हैं। अच्छा, दोनों का मतलब समझो। टॉप डाउन का मतलब होता है आपके पास एक बड़े साइज का एक ऑब्जेक्ट है, आपने क्या किया, उसको छोटे छोटे साइज के ऑब्जेक्टों में तोड़ लिया, फिर उसको और छोटे साइज में तोड़ा, फिर उसको और छोटे साइज में तोड़ा। ऐसा आप तब तक करते रहे जब तक कि उसकी रेंज 10⁻⁹ मीटर तक नहीं पहुंच गई। तो एक बड़े स्केल, बड़े साइज का ऑब्जेक्ट था, उसको आपने तोड़ते 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 नैनो स्केल पर आपने स्केल डाउन कर दिया। ठीक है, इसके लिए आपने उसको पीसा होगा, उसको आपने ग्राइंड किया होगा, उसको आपने क्रश किया होगा, जो भी आपने किया, आपने किसी तरह से उसको नैनो स्केल पे कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ आपने एक तरह से डिस्ट्रक्शन किया। आपके पास कोई चीज़ थी जो कि एक एक बल्क फॉर्म में थी, आपने उस पर फोर्सफुली कुछ मेलिंग करके, कुछ भी करके आपने उसको नैनो लेवल पे पहुंचा दिया। तो ये हो गया हमारा टॉप डाउन अप्रोच। अब ये अप्रोच जो होती है ना हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है। हम भाई कोई चीज़ को पाउडर फॉर्म में बनाना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे लाना चाहते हैं, तो हमने उसको तोड़ दिया, हमने उसको पीस दिया, हमने उसको गलाना शुरू कर दिया, तो हम टॉप डाउन अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे बात करूँ मैं, टॉप डाउन अप्रोच जो कि एक तरह का डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, इसमें फिजिक्स फ्रेंडली अप्रोच है वेयर अ बल्क मटेरियल इज कन्वर्टेड टू नैनो स्ट्रक्चर बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर बीम एपोटैक्सी मेथड या अदर यूजफुल मेथड, जैसे कि टम्बलर मिलिंग, वाइब्रेटरी मिलिंग, हाई एनर्जी बॉल मिलिंग, ऐसे कुछ मिलिंग प्रोसेस। मिलिंग मतलब वही पीसने वाला, पर चक्की जैसे कहते हैं ना, चक्की वाला कुछ प्रोसेस है, चक्की में डाल के आपने पीस दिया, गेहूं को पीस के आटा बना दिया, तो उस तरह से कुछ पाउडर फॉर्म में कर दिया। लेकिन एक दूसरी अप्रोच है जिसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। अब ये बॉटम अप अप्रोच क्या है, आपने कुछ एटॉमिक लेवल के ऑब्जेक्ट लिए इस तरह से, फिर उनसे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाए, फिर उससे कुछ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाए, फिर उससे आपने कुछ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाए। तो एटॉमिक स्केल जो आपको 10⁻⁻10 मीटर या इस लेवल का होता है, उसको जोड़ जोड़ के आप 10⁻⁷ मीटर यानी नैनो रेंज तक ले गए। तो एक तो था बड़ा था आपके पास, तोड़ तोड़ के आपने 1 से 100 नैनोमीटर तक ले आए, और एक था आपके पास छोटा था, उसको जोड़ जोड़ के आप इस रेंज तक ले आए। तो ये वाला अप्रोच जो है ये बॉटम अप अप्रोच है और ये टॉप डाउन अप्रोच है। तो देखिए दो अप्रोचों का अंतर है। अब बॉटम अप अप्रोच जो है ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है कि आप कुछ तोड़ नहीं रहे हो, आप जोड़ रहे हो। आप एटॉमिक लेवल के ऑब्जेक्टों को जोड़ करके मोर कॉम्प्लेक्स और मोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बना रहे हो। लेकिन आप सोचो
ये एक ऐसा अप्रोच है जो कि आइडियल बहुत अच्छा है, लेकिन उसको वहाँ लेवल पे कंट्रोल करने के लिए हमारी अभी काबिलियत उतनी नहीं है। हम इंसानों की बात कर रहे हैं तो जैसे असेंबल कर रहे हो आप, तो बाई असेंबली ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल मटेरियल्स ऑफ डिजायर्ड साइज आर क्रिएटेड। जोड़ के हम अपने लिए जो उपयुक्त साइज है, नैनो रेंज है, उसमें हम चीज़ों को कर रहे हैं। अब इसमें सेल्फ असेंबली है एट द एटॉमिक और मॉलिकुलर लेवल। डिफरेंट डिवाइसेस सच एज मॉलिकुलर स्विचेस, मॉलिकुलर वायर, बायोसेंसर्स सब क्रिएट होते हैं। सेल्फ असेंबली, अच्छा आप देखें, अगर एक बेसिक बायोलॉजी आप सब लोग जानते हैं कि हम हर जीव हम इंसानों की बात करें, चाहे किसी भी जीवित प्राणी की बात करें, इनका जो जन्म होता है वो एक कोशिकाओं से होता है। जब एक स्पर्म सेल और एक फर्टाइल एग, जो कि सेलुलर लेवल की चीजें हैं, जब वो डिफ्यूज होते हैं तो वहां से जीवन का एक बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल का शुरुआत होती है। जो माँ के गर्भ में ये एक बहुत ही आप कह लो सेलुलर लेवल पे क्रिया हुई है, एक डिफ्यूजन हुआ है स्पर्म सेल का और एक फर्टाइल एग का। लेकिन फिर धीरे धीरे अब उसके ऊपर कोई और प्रोसेस नहीं चल रहा है। अब वो उस एक खास तरह के केमिकल एनवायरनमेंट में वो सेल है और वो ग्रो कर रही है और दिन पे दिन ग्रो करती जा रही है। वो ग्रो ऐसा हो रहा है कि कोई बाहर से ना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, ना कुछ लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं। वो ऑटोमेटिकली एक तरह से उसकी प्रोसेस के थ्रू वो सेल्स ग्रो करती रहती है। फिर उन्हीं सेल्स से ब्रेन बनता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एवर एग्जिस्टेड, ब्रेन बनता है, जिसको हम आज तक मिमिक नहीं कर पाए। अब इस ब्रेन के अंदर कैसे लाइफ, कैसे हम थिंकिंग लाते हैं, फिर वो हार्ट बनता है, एंड हाउ द हार्ट स्टार्टेड टू पंप, हाउ द लाइफ स्टार्टेड। भाई जिस समय तक वो कोशिकाएं मिल रही थी वो तो मिल रही थी, अचानक सर्टेन एक एक ऑटोमेटिक एक रिएक्शन, एक ऐसा कुछ प्रोसेस शुरू हुआ जिसको हम रिदम कहते हैं, हार्ट रिदम। हम कहते हैं कि देखो इसमें जीवन आ गया है। फिर वो धीरे 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 समय लेते हुए उसमें हाथ पैर और सब कुछ डेवलप होते हैं। हाउ फैसिनेटिंग इज दिस होल प्रोसेस, हाउ फैसिनेटिंग इज दिस होल प्रोसेस। मतलब आप अगर इसको एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखना शुरू करें तो आप देखते हो कि क्या कुदरत का करिश्मा है जीवन का बनना। और इंसानों ने जब से इस बारे में सोचना शुरू किया उनके मन में लालच बनी रही, क्योंकि आज भी अगर हम कहते हैं कैसे शुरू हुआ तो कोई जवाब नहीं मिलता, तो कहते हैं भगवान ने ये शुरू कर दिया। तो वो भगवान जो नाम की वो जो क्वांटिटी, एक एंटिटी है, उसकी उसकी एग्जिस्टेंस है कि वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में अचानक से एक रिदम डाल देता है। क्यों ना अगर एक इंसान ऐसा करना शुरू कर दे तो क्या वो उस कॉन्सेप्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता है? बिल्कुल, ये तो सपना है हमारा। तो हम आज की डेट में अभी भी इस पूरी प्रोसेस को सही समझ नहीं पाए। आपने टेस्ट ट्यूब बेबी कॉन्सेप्ट सुना होगा, आईवीएफ सेक्शन सुना होगा। तो आईवीएफ में क्या होता है कि वो जो डिफ्यूजन होता है सेल्स का, जो कि बॉडी के अंदर होना चाहिए, वो किसी वजह से, किसी केमिकल एनवायरनमेंट जो भी रहा उसकी वजह से नहीं हो पाता, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो वही प्रोसेस बाहर शुरू करवाते हैं। एक एक टेस्ट ट्यूब, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। एक केमिकल सिचुएशन में बाहर शुरू करवाते हैं एंड आफ्टर सर्टेन ग्रोथ, वहां तक वो कंट्रोल जानते हैं कैसे सेल्स ग्रो करते हैं। लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब नहीं कि पूरे का पूरा बच्चा टेस्ट ट्यूब में बनता है। अगर ये बना ले जाए तो फिर इंसानियत पता नहीं कहां से कहां चली जाए। उनको क्या है कि एक सर्टेन लेवल तक के जब कोशिकाओं में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, देन वो उस स्ट्रक्चर को वापस से माँ के गर्भ में वो डालते हैं डॉक्टर, क्योंकि उसी सिचुएशन में ही उसमें आने आने वाले समय में रिदम आएगी, जान आएगी। अब वो टेस्ट ट्यूब में वो जान नहीं ला पा रहे, कितना भी वो कोशिश कर ले, कितना भी टेम्परेचर कंट्रोल कर ले, बॉडी की तरह केमिकल सारे वो डाल दे, बॉडी की तरह वॉल्यूम, प्रेशर, एवरीथिंग वो कर दे, बट दे आर कंप्लीटली अनेबल टू डू दैट, जो कि माँ के गर्भ में होता है। और इस वजह से इस आईवीएफ टेक्नोलॉजी में हम एक सर्टेन स्टेज तक ही केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, उसके बाद फिर हमें अगेन नेचर पे डिपेंड हो जाना पड़ता है। अब खुद ही सोचो, अगर इंसानों ने वो स्टेज पार कर ली, उन्होंने उस बाहर ही कोशिकाओं को जोड़ते ही आज आईवीएफ टेक्नोलॉजी एक, मतलब एक वेल नोन, सुना जाने वाला शब्द है। ऐड आते हैं टीवी पर और बड़े बड़े पोस्टर्स आप देखते हो गाहे बगाहे जगहों पर। तो
अगर उन्होंने वो भी सोच लिया तो फिर किसी इंसान की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, माँ के गर्भ की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हमने टेस्ट ट्यूब लिया, उसी में से कोई भी 2 सेल ली, डिफ्यूज़ कराई और फिर एक इंसान बना दिया। फिर अगला चरण ये होगा कि हम किन्हीं भी 2 अलग-अलग स्पीशीज़ का किस लेंगे और फिर एक नई तरह की स्पीशीज़ बनाना शुरू कर देंगे। तो उससे कितने तरह के एथिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएँगी, वी डोंट नो। तो बॉटम अप अप्रोच लेकिन अभी भी आज की डेट में ये क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं कोई कर नहीं रहा, कोई सोच नहीं रहा या मैं पहला इंसान हूँ जो ये सोच के आपको बता रहा हूँ या आप दूसरे इंसान हैं जो इस विचार के बारे में सुन रहे हैं मेरे बात। ऐसा नहीं है। ये बहुत समय से प्रयास रहा है, इस पे वो एथिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी, दबी-छुपी तरीके से रिसर्च के बावजूद भी हम ये नहीं कर पाए हैं। बिकॉज़ वी रियली डोंट नो द रियल केमिस्ट्री, द रियल फिजिक्स एंड द रियल बायोलॉजी जो कि उस पूरी प्रोसेस के पीछे काम करती है। इस क्या फिजिक्स है, क्या केमिस्ट्री हो जाती है, कैसे बायोलॉजिकल सिस्टम्स वो सब कर ले जाते हैं, वी स्टिल डोंट नो। ये प्रयास जारी है। तो नेचर फॉलोज दिस अप्रोच, लिविंग बीइंग ग्रोज बाय दिस अप्रोच। हर इंसान वैसे ही बना, हर जीव वैसे बना है। कोशिकाओं कोशिकाओं से मिलकर के हम इतने बड़े बने हैं। हम आज जो अरबों खरबों कोशिकाओं का एक समूह है, हमारी शुरुआत भी उसी तरह के कोशिकाओं के 2, 4, 6 के जुड़-जुड़ के होने से हुई थी। तो मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी है, लेइंग डाउन द लेयर ऑफ मटेरियल्स विद एटॉमिक थिकनेस ऑन द सबस्ट्रेट। ये एक ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें कि हम जैसे कोई सबस्ट्रेट है उसके ऊपर फिल्म बनानी है। तो मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक सबस्ट्रेट है, तो हम उसके ऊपर मॉलिक्यूल की एक तरह की लेयर कर देते हैं। जैसे हमने इस तरह से मॉलिक्यूल बनाए, फिर इन मॉलिक्यूल के ऊपर और मॉलिक्यूल जोड़ दिए और इस तरह से मॉलिक्यूल दर मॉलिक्यूल करते हुए हमने इसके ऊपर एक लेयरिंग करना शुरू कर दी। तो हम एक लेयर बनाना शुरू कर देते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर। यहाँ मॉलिक्यूलर लेवल पर अरेंजमेंट होता है, यानी कि हम लो डायमेंशन शुरू करके हाई डायमेंशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे ही अदर सच मेथड्स हैं, जैसे आयनाइज्ड क्लस्टर बीम मेथड है, पल्स लेजर डिपोजिशन मेथड है, सोल जेल प्रोसेस। ये सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि इसी तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ओके, दिस इज द अप्रोचेस, सोल जेल सॉरी द टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। बिकॉज हम अभी भी उतनी ज़्यादा चीज़ों को नहीं जानते हैं कंसेप्ट वाइज, रूल लॉज वाइज नेचर के। तो हमारी सीमाएं हैं बॉटम अप अप्रोच में। हालांकि कुछ तरीके में डेवलप किए हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस में ज़्यादा है, लेकिन स्टिल वी डोंट नो कि हाउ द बायोलॉजिकल सिस्टम आर वर्किंग। हमने इसी बॉटम अप अप्रोच के तहत वैक्सीन बनाना हमने इसी से सीखा, हमने दवाइयाँ बनानी इसी अप्रोच से सीखी, हम इसी तरह से करते हैं। बट स्टिल हमारे सामने चैलेंज है कि हाउ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज क्रिएटेड। ओके, चलिए आते हैं अपने सब्जेक्ट के टॉपिक पर, आपके सिलेबस पर। अगला टॉपिक हमारे पास है जैसे केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड, सीवीडी मेथड। जैसा कि नाम है, हम केमिकल यानी कि हम केमिकल रिएक्शंस का यूज करेंगे, वेपर फॉर्म में यूज करेंगे और उसको डिपॉजिट कराएंगे किसी सबस्ट्रेट के ऊपर। ये कुछ ऐसा है जिससे मान लो आपको एक थिन फिल्म बनानी है, नैनो लेवल की एक फिल्म बनानी है। तो अगर आपको नैनो लेवल की फिल्म बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप या तो ऐसा करो कि किसी, जैसे आपको ये ऐसे बनाना है कि आपके पास एक चलो सिरेमिक कोई प्लेट है, कोई सिरेमिक की प्लेट है, उसके ऊपर आपको फिल्म बनानी है सिलिका ऑक्साइड की। तो आप सिलिका ऑक्साइड की अगर आपके पास कोई टुकड़ा है, उसको पीस करके इसके ऊपर लेयर फॉर्म में लगा दो, पेस्ट कर दो। इसे सैंडविच के ऊपर जेमी पेस्ट लेयर कर देते हैं, तो वो तरीका है। या ऐसा करो कि आप इस सबस्ट्रेट के ऊपर सिलिका ऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रखना शुरू करो। द मोमेंट आप मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उसके ऊपर सिलिका ऑक्साइड की एक लेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की ये एक तरह से बॉटम अप अप्रोच की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक सीवीडी मेथड, ऐसे ही इसी तरह से कुछ हम अप्रोच की बात कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसके स्टेप्स देखें तो इसके स्टेप्स में है जैसे कि मास ट्रांसपोर्ट ऑफ रिएक्टेंट। अब इसमें एक्चुअली क्या होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट में हम अपनी सबस्ट्रेट ले लेते हैं जिसके ऊपर हमें लेयरिंग लगानी है। तो उसके दौरान कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ स्टेप हैं, जैसे कि मास ट्रांसपोर्ट ऑफ रिएक्टेंट गैसेस स्पीसीज इन द सराउंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट। देखो ये जो येलो कलर का है ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा वो आधार जिसके ऊपर हमें थिन फिल्म ग्रो करनी है।
तो हम क्या करते हैं, इसके अगल-बगल हम अपनी गैस फ्लो कराते हैं। जो गैस फ्लो करा रहे हैं, ये वो गैस है जिसके रिएक्टेंट्स को, जिसके कंपोनेंट्स को हमें इस सबस्ट्रेट के ऊपर इस तरह से एटॉमिक लेयर बाय लेयर अरेंज करना है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर एटॉमिक लेयर ग्रो करनी है इस तरह से। जैसे आपने गैस कराया, मेन गैस फ्लो कराया, अब उन गैस के अंदर रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद सरफेस पर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अब उसमें से कुछ ऐसा भी होता है जो अनवांटेड होता है हमारे लिए, जिसको हमें हटाना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मास ट्रांसपोर्ट कराते हैं रिएक्टेंट गैसेस का इन द सराउंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के सराउंडिंग में हम उस तरह के गैसेस को फ्लो कराते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन टू क्रिएट इंटरमीडिएट्स। फिर हम कुछ केमिकल रिएक्शंस उन गैसेस के बीच में ऐसा करवाते हैं, ऐसे सिचुएशन रखते हैं प्रेशर टेम्परेचर की, जिसकी वजह से कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हमारे क्रिएट होते हैं। फिर हम एडजॉर्प्शन प्रोसेस कराते हैं इंटरमीडिएट्स का सबस्ट्रेट की सरफेस पर। सबस्ट्रेट की सरफेस पर हम उनको एक तरह से डिपॉजिट कराते हैं। एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन दो प्रोसेस होते हैं, तो हम वहाँ पर एडजॉर्प्शन करा देते हैं इंटरमीडिएट का उस सबस्ट्रेट के ऊपर। सरफेस माइग्रेशन, फिर हेट्रोजीनियस रिएक्शंस एंड कोटिंग ऑफ एटम्स ऑन द ग्रोइंग सरफेस एंड फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट। अब कुछ प्रोसेसेस हैं जैसे कि इसमें कि हम म्यूचुअल ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं मास ऑब्जेक्ट का, और एक उसके अंदर भी रिएक्शंस होती हैं जब वो सबस्ट्रेट के ऊपर लेयर बाय लेयर हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद एटॉमिक कोटिंग होनी शुरू हो जाती है, और इस तरह से हमारा एक लेयरिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। फिर डिजॉर्प्शन करा देते हैं बाई प्रोडक्ट स्पीसीज का सरफेस से। फिर हम कुछ तरीकों के थ्रू उस जो बना है स्ट्रक्चर, उससे उन चीज़ों को हटाते हैं, हटवा लेते हैं उन मटेरियल्स को जो कि हमें वहाँ नहीं चाहिए। और फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट गैसेस अवे फ्रॉम द सबस्ट्रेट। तो डिजॉर्प्शन, जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है स्पीसीज, उसको हम डिजॉर्प्शन वहाँ से करा लेते हैं, लूजन आउट हो जाता है, और फिर कुछ गैसेस की सहायता से वो जो बाई प्रोडक्ट है वो वहाँ से बाहर चला जाता है। तो इस तरह से एक तरह से आप समझ लो कि केमिकल वेपर डिपोजिशन में हम एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपने सबस्ट्रेट के ऊपर लेयरिंग कर लेते हैं। एडवांटेज की बात करें इस प्रोसेस का, तो ये एक सिंपल मेथड होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है, और एक नैनो फिल्म लेवल की चीज़ें वहाँ बन भी जाती हैं। सो मैनी टाइप ऑफ प्रिकर्सर्स में भी यूज। प्रिकर्सर्स मतलब होता है जिनसे शुरुआत करते हैं हम अपनी रिएक्शंस की शुरुआत जिनके साथ कर रहे हैं उनको हम प्रिकर्सन मटेरियल्स कहते हैं। अब ये प्रिकर्सन मटेरियल्स जो होते हैं ये हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं। ये हमारे पास गैसियस फॉर्म के भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म के भी हो सकते हैं, और मटेरियल ग्रो, अब जो उससे उसकी वजह से जो मटेरियल ग्रोथ होता है वो भी कई तरह का हो सकता है। पाउडर फॉर्म का हो सकता है, थिक फिल्म बना सकते हैं, थिन फिल्म बना सकते हैं, कई तरह के पॉसिबिलिटीज़ हैं। बेटर कंट्रोल ओवर द ग्रोथ प्रोसेस। अब हम यहाँ पर जो गैस का मोशन है, जो टेम्परेचर है, वो कंट्रोल करके उस लेयरिंग को, उसकी होमोजेनिटी को, उसकी हेट्रोजेनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी यूजफुल फॉर द लेबोरेटरी रिसर्च एंड इंडस्ट्री। आपको लैब में रिसर्च करनी है, आप इंडस्ट्री लेवल बनाना चाहते हो, यू कैन डू इट। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इसने इन्फ्लुएंस किया है, क्योंकि इसकी सहायता से हमने इंटीग्रेटेड सर्किट अच्छे से बनाने सीखे, हमने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अच्छे से बनाना सीखी, सोलर सेल जो प्रिंटिंग होती है उनको हमने इसी प्रोसेस से अच्छे से बनाना सीख लिया है। सीवीडी मेथड की एक और ख़ास बात है कि इसके अंदर काफ़ी कुछ गुंजाइश करने की, मतलब मॉडिफिकेशन गुंजाइश होती है। तो सीवीडी मतलब केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड है, उसके कई सारे वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पल्स्ड सीवीडी मेथड होता है, प्लाज्मा इनहैंस सीवीडी मेथड होता है, लेजर इंड्यूस्ड सीवीडी मेथड होता है, फोटो सीवीडी मेथड होता है। तो आपके पास पीसीवीडी, पीईसीवीडी, एलसीवीडी, पीसीवीडी, तो इस तरह के बहुत सारे मेथड हैं जो सीवीडी के ही वेरिएंट्स हैं। कहीं लेजर यूज कर रहे हो, कहीं प्लाज्मा इनहैंस, प्लाज्मा टेम्परेचर के थ्रू जनरेट कर रहे हो, तो इससे बहुत सारी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये सोल्जल मेथड जो है, जो भी एक और आपके पास टॉपिक है, तो सोल्जल मेथड में क्या होता है कि देखो ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि आप जैसे चीनी नमक को घोलते हो, पानी में घोल दिया तो ऑलमोस्ट पानी ट्रांसपेरेंट ही रहता है, बहुत मतलब बहुत असर तो नहीं पड़ता, ट्रांसपेरेंसी उसकी वैसे बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने थोड़ा ऐसा कुछ घोला जिसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा नहीं हो सकता, तो उस समय क्या होगा कि वो जो सोल्यूशन होगा ना वो धुंधला सा बने, क्लाउडी जैसा बनता है। तो जो जो कोलाइड होता है, तो जो कोलाइड, जिसको कोलाइड एक जो अवस्था होती है, द कोलाइड हैज मॉलिक्यूल्स इन द रेंज 2 to 100 माइक्रोमीटर।
20 से 20 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक की साइज जब होती है मॉलिक्यूल की, तो उनकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है, जो धुंधला सा स्ट्रक्चर बनता है सॉल्यूशन, वो उसको हम कोलाइडल सिचुएशन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं जो 20 से 100 माइक्रोमीटर के होते हैं, ये उसमें सस्पेंडेड होते हैं। और जब इसको हम लिक्विड कोलाइड जब हम इसको लिक्विड के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास एक क्लाउडी सा स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम सोल कहते हैं। तो जो क्लाउडी सा स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम सोल कहते हैं। व्हेन दिस सस्पेंशन कीप इट्स शेप इट इज कॉल्ड जेल। अब जेल का मतलब क्या है? अब वो सस्पेंशन है, उस सस्पेंशन को उसके अंदर जो कुछ भी स्ट्रक्चर है वो जस का तस बना रहता है, तो उसे हम जेल कहते हैं। तो क्या हुआ, सोल क्या है? सोल एक ऐसा सॉल्यूशन है जो क्लाउडी सा होता है, जिसके अंदर जो ग्रेन साइज होती है मॉलिक्यूल की थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए से वो धुंधला सा होता है। अगर उसके अंदर वो सारे मॉलिक्यूल्स, जो सारा स्ट्रक्चर है वो गतिमान ना हो, एक तरह से अपना स्ट्रक्चर बनाए रखे, अपना शेप बनाए रखे, तो उसको हम जेल कहते हैं। तो ये हो गया सोल जेल। जैसे जेली होती है, तो जेली के अंदर अगर आपने कुछ फंसा दिया तो जेली के अंदर तो कोई बबल है तो बबल वहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि बबल धीरे धीरे ऊपर जाएगा। सोल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूशन है जैसे शहद है, तो शहद में क्या होता है, अगर शहद के तली में कोई बबल है तो बबल धीरे 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 शहद से ऊपर उठता हुआ उसकी तली की तरफ जाएगा। लेकिन अगर जेल है, जैसे जैम है, तो जैम में अगर नीचे कहीं बबल है तो बबल ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकता है एक तरह से, तो स्ट्रक्चर अपना बनाए हुए है। तो अब इसी तरह से जो सोल जेल प्रोसेस, इसी से यहाँ सोल जेल प्रोसेस आता है। तो सोल जेल का मतलब होता है एक सस्पेंशन ऑफ कोलाइड इन लिक्विड दैट कीप इट्स शेप, सस्पेंशन ऑफ जो अपना शेप बनाए रखता है। अब द डिपोजिशन ऑफ सोल जेल सोल्यूशन प्रोड्यूसेस द कोटिंग ऑफ द सबस्ट्रेट बाय स्प्रेइंग, डिपिंग और स्पिनिंग। अब ये जो हमारे पास सोल जेल बन गया है, जो नेटवर्क, इसको अगर हम थोड़ा सा और स्पेसिफाई करें तो ये मॉलिक्यूलर नेटवर्क जैसा बन गया है। अब ये नेटवर्क जो होता है, इसको हम किसी सरफेस पर अगर हम एक तरह से कोट करना चाहें तो हम उस पर स्प्रेइंग कर सकते हैं, स्पिनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम उसकी कोटिंग उसके ऊपर कर सकते हैं। तो सोल जेल के लिए बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। ओके, ऐसा इस चीज़ पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन बनते हैं इसी पे, फैब्रिकेशन टेक्निक कितनी तरह की होती है, और आपने उसमें सीवीडी के बारे में कुछ लिख दिया है, देन आई थिंक इट इज़ वेल इनफ। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा नैनो साइंस का सेक्शन, यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लासेस में।